के साथ सौतेला व्यवहार होता था। मुख्यमंत्री बुंदेलखंड नहीं होता था या मुख्यमंत्री कहीं बाहर का होता था और वह अपने को ही देखता था, सैफई को देखता था या बुलंदशहर को देखता था या कभी मेरठ को देखता था, लेकिन हमारे पूर्वांचल को किसी ने ध्यान नहीं दिया आज तक। और हमें बड़ा वो ये था कि हमारा कोई मुख्यमंत्री हो जाता या कोई मंत्री होता जो कि हमारे पूर्वांचल का विकास करता। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है धर्मेंद्र कुमार सिंह, जो विदेश में पेट्रोलियम इंजीनियर रहे और अपने ही पूर्वांचल के, आप बता दें, गोरखपुर जनपद के भैंसहा गगहा ब्लॉक अंतर्गत भैंसहा से आते हैं। और हमसे पहले सवाल ये करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान समय में सदस्यता भी ग्रहण की है, और आइए जानते हैं कि क्या कारण है कि लगातार कच्चे तेल की कीमत गिरने के बाद भारत में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। पहले तो मैं ये कहूँगा कि दाम बढ़ने का कारण यह है कि भारत में, जैसे विदेशों में रहा हूँ मैं, तो विदेशों में प्रोडक्शन भी है और वहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं वहाँ पर बाहर देशों के लिए, और वहाँ से तेल को लाते हैं तो वहाँ से आते आते क्रूड का जो एक्सपोर्ट चार्ज है वो महंगा हो जाता है। पहली चीज़, उसको रिफाइन करना होता है। रिफाइन के बाद उसको हम लोग को मार्केट में डालते हैं, तो एक दो खर्च हो गया, जबकि वहाँ डायरेक्ट वहीं रिफाइन करते हैं, वहीं के खर्च के लिए चलाते हैं, तो दोनों में वेरिएशन हो जाए विदेश और इंडिया में। तीसरी चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर जो अभी कोरोना का ये था तो उस पर बहुत सारा खर्च हुआ, जैसे हमारा अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी तो उसमें उसका असर पड़ा कुछ। दूसरी चीज़ तो वैक्सीनेशन जो हुआ है सरकार ने कोरोना के लिए, वो भी फ्री में किया है, तो उसका एक खर्च हमारे ऊपर आया, तो खर्च कहीं राजस्व को लाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार उसको जोड़ेगी। तो दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ है कि जैसे हमने फ्री राशन किए और सब कुछ किए, तो हमें चाहे रोड टैक्स लें या पेट्रोल टैक्स लें, तो कहीं ना कहीं से लाके उसे कवर करना पड़ता है उस चीज़ को। तो ये आप वर्तमान समय में टैक्स की बात की है, लेकिन पूर्व की अगर 10 साल पहले जाया जाए तो कांग्रेस के गवर्नमेंट में देखा जाए तो डीजल और पेट्रोल पे टैक्स कम थे, चाहे राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो। लेकिन इस सरकार में टैक्सेस बढ़े हैं, खासकर जैसे जीएसटी लगी, तमाम ऐसे सवाल बीच बीच में उठे कि जीएसटी के दायरे में डीजल और पेट्रोल को लाया जाए, लेकिन सरकार इससे बचती रही। हमने फिर से कहा कि राजस्व जो हमारी, जैसे आज पहले की सरकारों को लें तो आज की देखें कि डेवलपमेंट कितना हुआ है देश में, तो राजस्व में जो खर्च होते हैं उसको ला के मिला के उससे हम करते हैं। कहीं सरकार के पास तो उसका एक्स्ट्रा खजाना है नहीं, कहीं ना कहीं से पब्लिक का ही पैसा है, वो घुमा के उधर लेना है। दूसरी चीज़ है, खपत भारत में ज़्यादा है क्योंकि बढ़ती हुई गाड़ियों की संख्या, पैदावार कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो महंगाई कहीं ना कहीं रहेगी इसमें। भारतीय जनता पार्टी की आप सदस्यता भी ग्रहण की है, देखा जाए तो आपको क्या लगता है, पूर्वांचल एक पिछड़ा इलाका था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुर्सी संभालने के बाद से क्या डेवलपमेंट, क्या कुछ बदलाव आप विदेशों में देखे हैं कि यहाँ से पलायन होता था, बड़े पैमाने पे मजदूर जाते थे, क्या कुछ पिछले 6 से 7 सालों में बदलते हुए? बहुत अच्छी बात आपने कही इस चीज को कि सही कहा जाए तो हमारे साथ पूर्वांचल के साथ सौतेला व्यवहार होता था। मुख्यमंत्री बुंदेलखंड नहीं होता था या मुख्यमंत्री कहीं बाहर का होता था और वह अपने को ही देखता था, सैफई को देखता था या बुलंदशहर को देखता था या कभी मेरठ को देखता था, लेकिन हमारे पूर्वांचल को किसी ने ध्यान नहीं दिया आज तक। और हमें बड़ा वो ये था कि हमारा कोई मुख्यमंत्री हो जाता या कोई मंत्री होता जो कि हमारे पूर्वांचल का विकास करता। तो उसे जब माननीय वीर बहादुर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो जब हुए थे उम्मीद जगी थी हम लोगों को, और जो हम लोग खड़े हैं सर्किट हाउस के सामने आज या नौका विहार के सामने, वो शुरुआत उन्होंने की थी बड़ी अच्छी, लेकिन उनके मरने के बाद या उनके सत्ता खत्म होने के बाद वही का वही खत्म हो गया। आज 30 साल पहले की बात है, 25-30 साल पहले की बात है। उसके बाद माननीय जब मुख्यमंत्री योगी नाथ जी हुए हैं तो इन्होंने प्रदेश को तो किया ही है, लेकिन साथ साथ पूर्वांचल के लिए बहुत ही गिफ्ट कहेंगे, तोहफा कहेंगे, लाया इन्होंने। रोड वर्क हुआ और बहुत सारे प्रोजेक्ट लाया, जैसे इन्होंने एम्स लाया, एक बहुत बड़ी चीज़ लाई, क्योंकि महामारी होती थी और बीमारी होती थी, तो उसको लाके उन्होंने किया तो आज कंट्रोल हुआ। उसके फर्टिलाइजर लाया उन्होंने, बहुत बड़ा ये था, उसको लाके खड़ा किया। उसके बाद नौका विहार, जो देखिए आज हम जो सेकंड जुहू चौपाटी कहते हैं, कि हम जब आए थे 10 साल पहले यहीं पर इसी तारामंडल में, तो एक सिंगल लेन का रोड था टूटा हुआ। जब हम गेट से घुसते थे तो डर लगता था, यहाँ तक आते थे, इससे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती थी हम लोगों के। सुबह टहलने भी आते तो आगे नहीं बढ़ पाते थे, लेकिन आज देखिए 4 लेन बनाए इन्होंने, फुलझड़ी लगाई है, म्यूजिक बजते हैं पोल के अंदर, आगे जाके देख कितना सुंदरता बढ़ गया। वाटर स्पोर्ट क्लब हो गया है, ये पार्क बन गया सामने से, एनएक्सी भवन बना हुआ है।
और शहर के रोड चौड़ीकरण हुआ है। तो चौड़ीकरण से और इससे होने से फोर लेन के चारों तरफ हुए हैं। तो जो पलायन का आपने पूछा कि हम विदेशों में जाते थे, क्योंकि ऑप्शन नहीं था हमारे पास, कोई काम ही नहीं थे हमारे पास। तो जब जैसे प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, जैसे फर्टिलाइजर शुरू हुआ, एम शुरू हुआ, तो सारे मजदूर इंगेज हुए कहीं ना कहीं, तो सबको काम मिलना शुरू हुआ। तो पलायन भी, जब प्रोजेक्ट आएंगे और काम मिले तो हम क्यों बाहर जाएंगे। तो वो चीज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और उसके ऊपर हम लोग पलायन को रोक रहे हैं। एक सवाल और है, मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया है कि लाउड स्पीकर की जो ध्वनि है मंदिरों और मस्जिदों पर, तमाम इसके लेकर विवाद भी छिड़े हैं, उसको नियंत्रित किया जाए। नियंत्रित मतलब मानक के अनुरूप होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? लगातार देखा जाए तो बीजेपी की जब से सरकार बनी है ये मुद्दा उठता रहा है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तमाम ऐसे सवाल बीच बीच में उठते रहे। ये भी एक बड़ी अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि इसके पहले की जो पार्टियां थी अपनी रोटी सेकती थी, उन्हें देश से मतलब नहीं था, उन्हें अपनी कुर्सी से मतलब था सिर्फ, कि हम कुर्सी बचा के रखें और चाहे वो उसमें देश जले, उनको जातिवाद करना है। मुसलमान को एक साइड बांट दिया इन्होंने, हिंदू को एक साइड बांट दिया उन्होंने, जिसका वोट ज्यादा पड़ा उनको लेके चला। लेकिन माननीय जब से भाजपा की सरकार आई है, उन्होंने विकास को देखा है और लोगों के प्रति ध्यान दिया इन्होंने। तो ध्वनि की जहां तक बात है, जैसे हम लोग भी पढ़े हुए लड़के हैं, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं हम लोग और रात को 11 बजे तक पढ़ते हैं। तो हमने जो देखा, कुरान पढ़ें या किसी को पढ़ें, तो कहीं उसमें ये नहीं कहा गया है कि चिल्ला के आप उसको ध्वनि को ये करें। उसको आराम से बैठ के आप मन में ये करके अल्लाह को मनाया जा सकता था। तो उसमें विरोध नहीं है, वो सच्चाई है कि ध्वनि को यदि कम किया जाए तो भी हम प्रेयर कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। उसको इसके अंदर जैसे कि हम लोग गैदरिंग है, तो गैदरिंग में जितने लोग रहते हैं जो प्रेयर करते हैं, वहां तक उनकी ध्वनि जाए, वो सुन ले, ना कि लेके पूरा पब्लिकली उसको साउंड को सुनाना है। तो अच्छी बात है। एक सवाल और आपसे है कि खाड़ी देशों में आप जॉब किए और अच्छे पद पे रहे, तमाम आपको अवार्ड्स भी मिले, वहाँ तमाम सम्मानित होने का अवसर मिला, और एक छोटे से गांव से निकल के आप इतनी ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन अंतिम समय में देखा जाए तब एक अवस्था वो चली है, राजनीति और पार्टी ज्वाइन करने का क्या उद्देश्य है? बहुत अच्छी बात है ये भी कि आपने सुना होगा हमारे गांव के लोगों से, क्योंकि हमारे गांव के लगे क्षेत्र के लोगों के, कि जब मैं गरीब था, बहुत एक मध्यम वर्ग का परिवार, ठाकुर तो था लेकिन ठाकुर के बाद भी हम लोग बहुत रईस नहीं थे और गगहा तक हम लोग पढ़ने आते थे, तो साइकिल ठीक से नहीं थी हम लोग के पास, तो आते थे ऐसे। तो जब हम अपने में पद को लाए या बहुत लायक हुए, तो हम नहीं चाहते कि आगे वाली पीढ़ी इस तरह करे। तो हम जितने बच्चे थे जो हमारे लायक था, जिसने कहा मुझे जॉब चाहिए, तो मैक्सिमम लोगों को हम ले जाके ट्राई किए और जॉब लगाए सबको ले जाके। और आगे भी कोशिश करता हूं कि मैं लोगों को जो मदद करूंगा। तो भारतीय जनता में आने का मेरा मकसद क्या था कि सभी की स्वच्छ पार्टी है, किसी की बपौती नहीं कहा जाए, वो गंदा शब्द है। तो सबको अवसर समान मिलता है, सबको। तो भाजपा में क्या है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ हैं, तो उनके पास कोई बेटी बेटा नहीं है, यो मोदी जी हैं, कोई बेटी बेटा नहीं है। तो एक ये जो पार्टी है, एक सबकी पार्टी, समान पार्टी है, ना कि उनको बेटे को देखा जा रहा है, ना उनके चाचा को देखा जा रहा है। बाकी पार्टी में देखिए ना कि कांग्रेस चली तो उन्हीं की परिवार चली, सपा को देखा उन्हीं की परिवार चली। तो वो चीजें यहाँ नहीं है। तो हमको बड़ी साफ सुथरी पार्टी लगी और उसमें ला के मैं रहूंगा तो लोगों का सेवा करूंगा और कर भी रहा हूँ, और पार्टी से मुझे अच्छा सम्मान मिलता है। जब मैं किसी से कहता हूँ, अध्यक्ष जी से या किसी से, सर मुझे करना है, तो वो लोग भी बड़े सम्मान के साथ मुझे, सपोर्ट के साथ मुझे कहते हैं हाँ ये करिए। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष माननीय युधिष्ठिर सिंह हैं, तो उनसे भी कहता हूँ सर हमको कुछ करने का मन है तो ये करिए। तो समाज सेवा में लगा रहता हूँ और दोनों काम कर रहा हूँ, समाज सेवा भी कर रहा हूँ, पार्टी की भी सेवा कर रहा हूँ। और पार्टी का सेवा का मतलब है कि हमारे जो अच्छे अच्छे चीजें हैं उसको लाएं सामने पब्लिक के, और सरकार का भी सपोर्ट करें, और इधर समाज सेवी होकर हम पब्लिक की भी सेवा करें। क्या भविष्य में संभावनाएं बन सकती हैं चुनाव लड़ने की, चाहे किसी क्षेत्र से अभी तो फिलहाल मैं पार्टी की सेवा करूंगा, और पार्टी को लगा कि लगा आदमी इस लायक है, और पार्टी जब उचित निर्णय लेती है मेरे ऊपर कि नहीं इसको कहीं से लड़ा देना है, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। क्योंकि वो भी सेवा है कि यदि मैं कल को विधायक बनता हूँ या कहीं ये बनता हूँ, तो जो लागे हम पब्लिक में ही डालेंगे, तो कोई बुरा नहीं है। धर्मेंद्र जी, अपने गोरखपुर लाइव से विभागीय से बात की इसके लिए थैंक यू।